बिल्कुल। हे एस्पिरेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस एआई एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो आपके कंपटीशन एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। हाँ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947। देखो, इस टॉपिक को लेकर अक्सर स्टूडेंट्स थोड़े कंफ्यूज रहते हैं। काफी लंबा पीरियड है ना, लेकिन आज हम इसका स्मार्ट स्टडी सीक्रेट फॉर्मूला समझने की कोशिश करेंगे ताकि ये जटिल लगने वाला इतिहास थोड़ा आसान और स्कोरिंग बन जाए। बिल्कुल। हम देखेंगे कि ये पूरा आंदोलन जो लगभग 62 साल चला, कैसे अलग अलग चरणों में मतलब फेजेस में डेवलप हुआ, कौन से नेता कब सामने आए, उनकी सोच क्या थी, और सबसे जरूरी एग्जाम के नजरिए से कौन से पॉइंट्स हमें पकड़ने हैं। हाँ, एग्जाम पर्सपेक्टिव बहुत जरूरी है यहाँ। तो चलिए इस महत्वपूर्ण विषय की गहराई में उतरते हैं बिना किसी और डिले के। राइट? अच्छा, तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मकसद एक ही था, ब्रिटिश शासन से भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाना। हाँ, लक्ष्य तो यही था। इस लंबे सफर को बेहतर समझने के लिए हम इसे मुख्य रूप से 3 चरणों में बांट सकते हैं। हर चरण की अपनी एक अलग पहचान है, अलग रणनीतियां हैं, और हाँ, एग्जाम स्ट्रैटेजी के लिए यह विभाजन समझना बहुत जरूरी है। तो शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत होती है 1885 से। इसे हम पहला चरण यानी उदारवादी चरण या जिसे मॉडरेट फेज कहते हैं मानते हैं। ये चला करीब 1905 तक और इसकी नींव ही एक बहुत महत्वपूर्ण घटना के साथ पड़ी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना। हाँ, 1885 में आईएनसी की स्थापना, ये पहला बड़ा पड़ाव है और इससे जुड़े सवाल तो आते ही हैं, जैसे संस्थापक एओ ह्यूम, एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी। बिल्कुल। और पहला अधिवेशन बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ और पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी, मतलब WC बैनर्जी। सही। ये नाम, जगह और साल तीनों ही आप समझ लीजिए MCQ प्रैक्टिस के लिए जरूरी फैक्ट्स हैं, नोट कर लेने चाहिए। लेकिन इन शुरुआती नेताओं की सोच क्या थी? क्या वे सीधे सीधे आजादी मांग रहे थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब उदारवादी कहलाए। अच्छा। इनकी कार्यशैली थोड़ी अलग थी। ये थी याचिका, प्रार्थना और विरोध, मतलब पिटिशंस, प्रेयर्स एंड प्रोटेस्ट्स। इसको हम शॉर्ट में याद रखने के लिए PPP कह सकते हैं। PPP। हाँ, ये अच्छा है। ये ब्रिटिश न्यायप्रियता में मतलब उनकी फेयरनेस में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि अगर अपनी मांगे सही तरीके से संवैधानिक दायरे में रखी जाएं, तो सरकार जरूर सुनेगी। मतलब वे ब्रिटिश सिस्टम के भीतर रहकर ही सुधार चाहते थे, सीधे टकराव में नहीं जाना चाहते थे। उनका लक्ष्य पूर्ण स्वराज नहीं था शुरू में, बल्कि डोमिनियन स्टेटस जैसा कुछ था, ब्रिटिश राज के तहत ज्यादा अधिकार और स्वशासन। हाँ, बिल्कुल। ये समझना जरूरी है क्योंकि अगले चरण के नेताओं का रवैया इससे एकदम अलग होने वाला था। बिल्कुल सही। और इसी दौर में एक बहुत प्रभावशाली विचार सामने आया जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, दादा भाई नौरोजी का धन के बहिर्गमन का सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। अरे हाँ, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये तो की कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। नौरोजी ने आंकड़ों के साथ मतलब डेटा के साथ समझाया कि कैसे ब्रिटिश नीतियां बहुत सिस्टमैटिक तरीके से भारत का धन इंग्लैंड ले जा रही हैं, जिससे भारत लगातार गरीब हो रहा है। इस सिद्धांत ने पहली बार ब्रिटिश शासन के आर्थिक शोषण को, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन को उजागर किया और पढ़े लिखे भारतीयों की सोच पर बहुत गहरा असर डाला। तो ये सिर्फ राजनीतिक मांगे नहीं कर रहे थे, बल्कि आर्थिक शोषण की तरफ भी ध्यान खींच रहे थे। इन्होंने और क्या मांगे रखी? देखो, प्रशासनिक सुधारों की मांग थी, विधान परिषदों का विस्तार चाहते थे ताकि भारतीयों की भागीदारी बढ़े, और एक बहुत महत्वपूर्ण मांग थी, सिविल सेवा परीक्षा भारत और इंग्लैंड में एक साथ आयोजित की जाए ताकि भारतीयों के लिए इसमें शामिल होना आसान हो जाए। हाँ, लेकिन दिक्कत ये थी कि इनकी याचिकाओं और प्रार्थनाओं से बहुत ठोस परिणाम नहीं निकल रहे थे। तो धीरे धीरे कांग्रेस के भीतर ही एक वर्ग अधीर होने लगा, मतलब इम्पेशेंट। और यहीं से जमीन तैयार हुई दूसरे चरण की, है ना? उदारवादियों की धीमी प्रगति और उधर लॉर्ड कर्जन जैसे वायसरायों की दमनकारी नीतियां, खासकर 1905 का बंगाल विभाजन। हाँ, उसने तो आग में घी का काम किया। उसने असंतोष को बिल्कुल हवा दे दी। सही कहा। तो 1905 से 1919 तक का जो दौर है वो उग्रवादी चरण या एक्सट्रीमिस्ट फेज कहलाता है। यहाँ नेताओं की सोच और काम करने का तरीका बिल्कुल बदल गया। हाँ, और इस चरण के प्रमुख चेहरों को याद रखने के लिए एक जानी मानी कॉन्सेप्ट ट्रिक है, लाल बाल पाल।
बिल्कुल। लाला लाजपत राय पंजाब से, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से और बिपिन चंद्रपाल बंगाल से। इनके साथ अरविंद घोष का नाम भी महत्वपूर्ण है। इनकी रणनीति क्या थी? ये पीपीपी से कैसे अलग थे? इनकी रणनीति उदारवादियों के पीपीसी से एकदम अलग थी। ये है दूसरा महत्वपूर्ण कॉन्ट्रास्ट पॉइंट। इन्होंने याचिका की बजाय सीधी कार्रवाई, प्रत्यक्ष कार्रवाई पर जोर दिया। निष्क्रिय प्रतिरोध यानी पैसिव रेजिस्टेंस की बात की, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, बॉयकॉट किया और स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया। और तिलक का वो प्रसिद्ध नारा, हाँ, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये इसी सोच को दर्शाता है। इनका लक्ष्य अब सिर्फ सुधार नहीं था, बल्कि स्वराज यानी स्वशासन था, और इसके लिए वे संघर्ष करने को तैयार थे। और इसी दौर में कुछ बड़ी घटनाएं हुई जो हमारे एग्जाम स्ट्रैटेजी के लिहाज से बेहद जरूरी हैं। सबसे पहले तो 1905 में बंगाल का विभाजन। वाइसरॉय थे लॉर्ड कर्जन। उन्होंने कहा कि भाई प्रशासनिक सुविधा के लिए बंगाल को बांटा जा रहा है, लेकिन क्या यही सच था? नहीं, ये तो बस ऊपरी कारण था। असली मकसद तो था बंगाल में जो राष्ट्रवाद पनप रहा था, जो नेशनलिस्टिक फीलिंग बढ़ रही थी, उसके केंद्र को तोड़ना, हिंदू मुस्लिम एकता को कमजोर करना। अच्छा, मतलब वही पुरानी फूट डालो और राज करो की नीति का स्पष्ट उदाहरण। एग्जाम में अक्सर यही वास्तविक कारण पूछा जाता है, न कि बताया गया कारण। और इस विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, यह भी बहुत पूछा जाता है। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। यह आंदोलन कई मायनों में खास था। पहली बार ऐसा हुआ कि बड़े पैमाने पर आम जनता, छात्र और महिलाएं भी सड़कों पर उतरी। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, विदेशी दुकानों पर धरने दिए गए और स्वदेशी वस्तुओं, स्वदेशी स्कूलों और उद्योगों को बढ़ावा देने की बात हुई। इसने राष्ट्रीय आंदोलन को, आप कह सकती हैं, जन आंदोलन बनाने की दिशा में पहला बड़ा कदम उठाया। इसी उथल-पुथल के बीच 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना भी हुई। हाँ, आगा खान और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान इसके प्रमुख संस्थापकों में थे। इनका उद्देश्य क्या था? घोषित उद्देश्य तो था मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना, लेकिन आगे चलकर इसने कहीं न कहीं ब्रिटिश फूट डालो और राज करो की नीति को और हवा दी। और अगले ही साल 1907 में कांग्रेस के भीतर ही फूट पड़ गई, सूरत में। हाँ बिल्कुल, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल, मॉडरेट्स और गरम दल, एक्सट्रीमिस्ट में विभाजित हो गई। इसे सूरत विभाजन या सूरत स्प्लिट कहते हैं। वजह क्या थी? मतभेद मुख्य रूप से अध्यक्ष पद को लेकर थे और आंदोलन चलाने के तरीकों को लेकर थे। गरम दल चाहता था कि बहिष्कार आंदोलन पूरे देश में फैले, जबकि नरम दल इसे बंगाल तक ही सीमित रखना चाहता था। अच्छा, फिर 1909 में आए मॉर्ले मिंटो सुधार। इसे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है? क्या खास था इसमें? इसलिए क्योंकि इसी सुधार के जरिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में पहली बार पृथक निर्वाचन प्रणाली यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की शुरुआत की। सेपरेट इलेक्टोरेट्स? हाँ, इसका मतलब था कि मुसलमानों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र बनाए गए, जहां केवल मुस्लिम मतदाता ही मुस्लिम उम्मीदवार को वोट दे सकते थे। इसने भारतीय समाज में सांप्रदायिकता का जहर, आप कह सकती हैं, कानूनी तौर पर घोल दिया। और इसने भविष्य में देश के विभाजन की नींव रखी। इसके जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हुए उनको समझना आपको दूसरों पर कंपेटिटिव एज दिला सकता है। ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके बाद 1911 में क्या हुआ? कुछ खास? हाँ, दो बड़ी घोषणाएं हुई। पहला, बढ़ते विरोध को देखते हुए बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया, और दूसरा, भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का फैसला हुआ। अच्छा, राजधानी दिल्ली आ गई। और अब इस चरण में और भी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जैसे गदर आंदोलन और होम रूल लीग। बिल्कुल, 1913 में लाला हरदयाल के नेतृत्व में अमेरिका में गदर आंदोलन शुरू हुआ। उनका मकसद था भारत में सशस्त्र क्रांति करना। और फिर 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने अलग अलग होम रूल लीग आंदोलन शुरू किए। इनका उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर ही स्वशासन यानी होम रूल प्राप्त करना। और 1916 में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई, लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट। इसकी क्या अहमियत थी? इसकी दो बड़ी वजहों से अहमियत थी। पहला तो ये कि कांग्रेस के दोनों धड़े, नरम दल और गरम दल, वो फिर से एक हो गए। सूरत में अलग हुए थे, यहां मिलते हैं। अच्छा, यूनिटी हो गई। हाँ, और दूसरा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ। इसमें कांग्रेस ने लीग की पृथक निर्वाचन की मांग को दुर्भाग्यवश स्वीकार कर लिया। ये एकता तो दिखाता था, लेकिन पृथक निर्वाचन को स्वीकार करना
एक विवादास्पद कदम साबित हुआ बाद में। तो ये दूसरा चरण भी काफी उथल-पुथल भरा रहा। राष्ट्रवाद ज्यादा आक्रामक हुआ, जन भागीदारी भी बढ़ी, लेकिन असली वाला जो जन आंदोलन का दौर था वो तो अब शुरू होने वाला था, है ना, गांधी जी के आने के बाद। एकदम सही। 1917 से 1947 तक का तीसरा और अंतिम चरण, यही है गांधीवादी युग यानी गांधीयन एरा। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई ही दिशा दी, सत्य और अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह की दिशा। और गांधी जी के जो शुरुआती प्रयोग थे भारत में, वो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इनके क्रम को याद रखने के लिए कोई कॉन्सेप्ट, ट्रिक है आसान सी? हाँ, बिल्कुल है। आप इसे CAKE, केक से याद रख सकते हैं। CAKE। CAK? हाँ। अच्छा। C से चंपारण 1917, A से अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 और K से खेड़ा सत्याग्रह। अरे वाह, CAK। तो चंपारण बिहार में उन्होंने नील किसानों के लिए तिनकठिया प्रणाली के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ये उनका पहला सविनय अवज्ञा यानी सिविल डिसोबीडियंस था। सही। अहमदाबाद में मिल मजदूरों के प्लेग बोनस के लिए पहली भूख हड़ताल की, हंगर स्ट्राइक। और खेड़ा गुजरात में फसल खराब होने पर लगान माफी के लिए पहला असहयोग, नॉन कोऑपरेशन किया। बिल्कुल। ये तीनों स्थान, उनके कारण और आंदोलन का स्वरूप, ये मैच द फॉलोइंग टाइप सवालों के लिए बहुत पॉपुलर है। हाँ, ये CAK वाली ट्रिक तो काम की है। इन सफल क्षेत्रीय प्रयोगों ने गांधी जी को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित कर दिया। इसके बाद आया 1919 का साल। ये भारतीय इतिहास में एक काला साल माना जाता है। आप रॉलेट एक्ट की बात कर रही हैं? हाँ, बिल्कुल। अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट पास किया। इसे बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील वाला काला कानून कहा गया। इसमें सरकार को सिर्फ शक के आधार पर किसी को भी बिना मुकदमा चलाए जेल में डालने का अधिकार मिल गया था। बाप रे। इसके विरोध में गांधी जी ने पहली बार राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। ये उनका पहला ऑल इंडिया लेवल का सत्याग्रह था। और इसी एक्ट के विरोध प्रदर्शन के दौरान वो भयानक जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ? जी, 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी, जिस पर जनरल डायर के आदेश पर अंधाधुंध गोलियां बरसाए गई। सैकड़ों ने हत्ये लोग मारे गए। बहुत ही दुखद। इस नरसंहार ने पूरे देश को झकझोर दिया और ब्रिटिश न्यायप्रियता का जो थोड़ा बहुत भ्रम था वो भी टूट गया। ये तारीख 13 अप्रैल 1919 और जनरल डायर का नाम दोनों याद रखना जरूरी है। इसी दौरान खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था। इसका क्या कनेक्शन था? हाँ, देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा के पद को अंग्रेजों द्वारा समाप्त किए जाने का खतरा था। इसके विरोध में भारत के मुसलमान खिलाफत आंदोलन 1919 चला रहे थे। इसके नेता थे अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली। अच्छा। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर माना और असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन के साथ जोड़ दिया। तो 1920 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये गांधी जी का पहला बड़ा अखिल भारतीय जन आंदोलन था। इसका मकसद और कार्यक्रम क्या था? मकसद था स्वराज और कार्यक्रम था अंग्रेजों का सहयोग न करना, मतलब नॉन कोऑपरेशन। इसमें सरकारी उपाधियां लौटाना, स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों का बहिष्कार करना, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार और चरखा खादी को अपनाना शामिल था। और ये काफी सफल रहा। हाँ, आंदोलन अभूतपूर्व रूप से सफल रहा। इसने अंग्रेजी राज की नींव हिला दी थी। लेकिन फिर 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ और गांधी जी ने आंदोलन अचानक वापस ले लिया। ऐसा क्यों हुआ? ये कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक जगह है चौरी चौरा। वहां गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें करीब 22 पुलिसकर्मी मारे गए। अब गांधी जी तो अहिंसा के पुजारी थे। हाँ, बिल्कुल। इस हिंसा से वे बहुत दुखी हुए। उन्हें लगा कि देश अभी अहिंसक आंदोलन के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है, इसलिए उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। आंदोलन वापस लेने का ये कारण और चौरी चौरा का स्थान, ये एग्जाम में पूछा जाता है। आंदोलन वापस लेने से कुछ नेता निराश भी हुए होंगे। हाँ, बिल्कुल हुए। CR दास और मोतीलाल नेहरू जैसे नेताओं का मानना था कि जब आंदोलन अपने चरम पर था तब उसे वापस लेना ठीक नहीं था। उन्होंने फिर 1923 में स्वराज पार्टी बनाई। स्वराज पार्टी, इनका क्या लक्ष्य था? इनका लक्ष्य थोड़ा अलग था। ये विधान परिषदों के चुनाव लड़कर परिषदों में पहुंचना चाहते थे
और अंदर से सरकारी कामकाज को बाधित करना चाहते थे। मतलब रणनीति बदली, बहिष्कार की जगह परिषदों में जाकर विरोध करना। अच्छा, ये अलग तरीका था। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण घटना हुई, साइमन कमीशन का भारत आना। इसका काफी विरोध हुआ था, है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। 1927 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय संवैधानिक सुधारों पर रिपोर्ट देने के लिए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया, लेकिन इसमें सारे सदस्य अंग्रेज थे, एक भी भारतीय नहीं था। अरे! इसे भारतीयों ने अपना अपमान समझा और जोरदार विरोध किया। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। लाहौर में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पर पुलिस ने बुरी तरह लाठियां बरसाईं। हाँ, और वो घायल हो गए थे। हाँ, वो गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। लाला जी की शहादत ने तो माहौल को और गर्मा दिया होगा। अंग्रेजों की चुनौती के जवाब में कि भारतीय अपना संविधान नहीं बना सकते, क्या कोई प्रयास हुआ? हाँ, हुआ। 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय समिति बनी। उसने एक रिपोर्ट तैयार की जिसे नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। इसमें भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस के आधार पर एक संविधान का मसौदा पेश किया गया था। लेकिन क्या सभी इससे सहमत थे, खासकर जो युवा नेता थे? नहीं, यहीं पे थोड़ा मतभेद था। कांग्रेस के युवा नेता जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस अब डोमिनियन स्टेटस से संतुष्ट नहीं थे। वो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। अच्छा। इसी पृष्ठभूमि में दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का वो ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ। ये एक लैंडमार्क घटना है। हाँ, लाहौर सेशन। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। और इसमें पहली बार पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। पूर्ण स्वराज? हाँ, साथ ही ये तय हुआ कि हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा और पहला प्रतीकात्मक स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया भी गया। पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा के बाद अगला बड़ा कदम क्या था? कौन सा आंदोलन? अगला बड़ा कदम था सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसकी शुरुआत गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध दांडी मार्च से की, जिसे नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। दांडी मार्च, हाँ, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से। बिल्कुल, गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से समुद्र तट पर स्थित दांडी गांव तक लगभग 240 मील की पैदल यात्रा की और 6 अप्रैल को वहां नमक बनाकर ब्रिटिश नमक कानून तोड़ा। नमक कानून क्यों तोड़ा? देखो, नमक एक ऐसी चीज थी जो हर आम आदमी से जुड़ी थी और उस पर टैक्स था, तो इस कानून को तोड़ना ब्रिटिश शासन की अवज्ञा का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक बन गया। समझ गया। और ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया होगा? हाँ, बिल्कुल। इसी दौरान लंदन में गोलमेज सम्मेलन भी हो रहे थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। हाँ, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय संवैधानिक मुद्दों पर चर्चा के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया था 1930, 31 और 32 में। कांग्रेस ने पहले और तीसरे का बहिष्कार किया था। अच्छा। 1931 में गांधी जी और तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। इसके बाद गांधी जी ने आंदोलन कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया और कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, लेकिन वहां कोई सहमति नहीं बन पाई। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद क्या हुआ? आंदोलन फिर शुरू हुआ? हाँ, गांधी जी ने वापस आकर आंदोलन फिर से शुरू कर दिया, लेकिन इसी बीच ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी। कम्युनल अवार्ड? इसमें क्या था? इसमें दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स का प्रावधान था, जैसा मुसलमानों के लिए पहले किया गया था। गांधी जी ने इसे हिंदू समाज को तोड़ने की कोशिश माना और इसके विरोध में पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। फिर गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच पूना पैक्ट हुआ। हाँ, 1992 में गांधी जी और डॉक्टर BR अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ। ये एक और महत्वपूर्ण कॉन्ट्रास्ट पॉइंट है, समझने लायक। इसके तहत दलितों के लिए पृथक निर्वाचन को तो खत्म कर दिया गया, लेकिन प्रांतीय और केंद्रीय विधानमंडलों में उनके लिए आरक्षित सीटों की संख्या काफी बढ़ा दी गई। अच्छा, इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन थोड़ा धीमा पड़ा। फिर वो 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हाँ, ये ब्रिटिश भारत का सबसे विस्तृत संवैधानिक दस्तावेज था। इसने प्रांतीय स्वायत्ता यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी
और केंद्र में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव रखा। हालांकि वो संघ वाला हिस्सा कभी लागू नहीं हो सका। और इसी अधिनियम के आधार पर 1937 में चुनाव हुए थे। हाँ, 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए जिनमें कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया और कई प्रांतों में सरकारें बनाई। लेकिन ये सरकारें ज्यादा दिन नहीं चली, क्यों? नहीं, 1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो वाइसरॉय ने बिना भारतीय नेताओं से पूछे ही भारत को युद्ध में शामिल करने की घोषणा कर दी। अच्छा, बिना पूछे? हाँ, इसके विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया। इसी दौरान कांग्रेस नेतृत्व से कुछ मतभेदों के चलते सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की अपनी अलग पार्टी बना ली थी। हाँ, फॉरवर्ड ब्लॉक। फिर युद्ध में भारत का सहयोग पाने के लिए अंग्रेजों ने फिर से कोशिश की, क्रिप्स मिशन भेजा। हाँ, 1942 में ब्रिटिश सरकार ने सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत भेजा। मिशन ने युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस देने और अपना संविधान बनाने का अधिकार देने का प्रस्ताव रखा। तो फिर माना क्यों नहीं? क्योंकि इसमें प्रांतों को भारतीय संघ से अलग होने का विकल्प ही दिया गया था, जो कहीं न कहीं विभाजन का संकेत था। कांग्रेस और लीग दोनों ने ही इसे अस्वीकार कर दिया। गांधी जी ने तो इसे एक डूबते बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक कहकर इसकी आलोचना की। पोस्ट डेटेड चेक, हाँ, ये फेमस है। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद फिर कौन सा बड़ा आंदोलन शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। अगस्त 1942 में बंबई में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया और इसी मौके पर गांधी जी ने अपना वो प्रसिद्ध नारा दिया, करो या मरो। डू और डाई, करो या मरो। इस आंदोलन की क्या खासियत थी? खासियत ये थी कि आंदोलन शुरू होने से ठीक पहले ही रात में ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी समेत सभी बड़े कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अरे, तो फिर आंदोलन कैसे चला? यस था, मतलब स्वतः स्फूर्त लोगों ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया। इसमें बड़े पैमाने पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और कई जगहों पर समानांतर सरकारें भी स्थापित हुईं। ये अब तक का सबसे बड़ा और कुछ हद तक हिंसक आंदोलन भी साबित हुआ। और इसी दौरान सुभाष चंद्र बोस भी तो सक्रिय थे विदेश में। बिल्कुल, सुभाष चंद्र बोस जर्मनी और फिर जापान होते हुए सिंगापुर पहुंचे और 1943 में वहां आजाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी INA का नेतृत्व संभाला। INA? हाँ, उन्होंने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे नारे दिए और भारत की आज़ादी के लिए सशस्त्र संघर्ष का बिगुल बजा दिया। वाह। अच्छा, फिर युद्ध खत्म होने के बाद स्वतंत्रता की प्रक्रिया तेज हुई होगी। कैबिनेट मिशन आया था? हाँ, 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया तय करने के लिए 3 सदस्यों वाला कैबिनेट मिशन भारत भेजा। मिशन ने पाकिस्तान की सीधी मांग को तो खारिज कर दिया, लेकिन एक ढीले ढाले त्रिस्तरीय संघीय ढांचे का प्रस्ताव रखा, जिसमें प्रांतों को काफी स्वायत्तता दी गई थी। तो क्या ये सफल रहा? कांग्रेस और लीग ने इसे शुरू में स्वीकार तो किया, लेकिन फिर इसकी व्याख्याओं पर मतभेद हो गए और ये योजना भी विफल रही। और इसके बाद मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान किया, डायरेक्ट एक्शन डे। हाँ, कैबिनेट मिशन योजना से असंतुष्ट होकर और पाकिस्तान की मांग पर जोर देने के लिए मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का फैसला किया। इसके कारण कलकत्ता में भीषण सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, जो धीरे धीरे देश के अन्य हिस्सों में भी फैल गए। बहुत ही भयानक मंजर था वो। और अंततः फिर विभाजन की ओर ही बढ़ना पड़ा। हाँ, हालात बहुत बिगड़ गए थे। सांप्रदायिक दंगों के बीच फरवरी 1947 में लॉर्ड माउंटबैटन भारत के अंतिम वाइसरॉय बनकर आए। उन्होंने तेजी से कांग्रेस और लीग के नेताओं से बात करके भारत के विभाजन की योजना तैयार की। इसे 3 जून योजना या माउंटबैटन योजना कहते हैं। माउंटबैटन योजना? हाँ, इसी योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद में पारित हुआ और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 नए स्वतंत्र राष्ट्र बन गए। वाकई 1885 से 1947 तक का ये सफर कितना लंबा, कितना उतार चढ़ाव भरा और कितने बलिदानों से पूर्ण था। हर चरण, हर घटना, हर नेता, हर रणनीति, सबने मिलकर स्वतंत्रता की इस कहानी को रचा। निश्चित रूप से। और एग्जाम स्ट्रैटेजी के लिए इन तीनों चरणों को समझना
प्रमुख घटनाओं की क्रोनोलॉजी याद रखना, नेताओं की विचारधाराओं और उनके योगदान को जानना और घटनाओं के बीच का कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप पहचानना, ये सब बहुत जरूरी है। हाँ, मॉक टेस्ट में अक्सर यही से सवाल बनते हैं। कौन सी घटना पहले हुई, किस नेता का संबंध किस आंदोलन से था, किस एक्ट में क्या प्रावधान थे, वगैरह वगैरह। बिल्कुल। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, अगर आप स्मार्ट स्टडी करोगे तो सक्सेस पक्की है। ये सिर्फ इतिहास की कहानी नहीं है, यह आपके एग्जाम का सक्सेस फॉर्मूला है। इस पूरे विषय को और गहराई से समझने के लिए हमने विस्तृत पीडीएफ नोट्स भी तैयार किए हैं। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ, और ये भी सोचना दिलचस्प है कि स्वतंत्रता केवल एक राजनीतिक आज़ादी नहीं थी। ये तो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव की एक लंबी यात्रा की बस शुरुआत थी। 1947 एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, लेकिन शायद मंजिल नहीं। बहुत सही कहा। तो ये थी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर हमारी आज की ये गहन चर्चा। उम्मीद है ये विश्लेषण आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। एक अंतिम विचारणीय प्रश्न जो मैं छोड़ना चाहूंगी वो ये कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो इतने सारे विभिन्न विचार विकसित हुए, उदारवाद,